Welcome to MDC Learning. Standard TYBCom. Subject Indirect Tax. Hello learners. Today we will talk about GST, Time of Supply of Service. So let's know about the introduction and the concept part of time of supply of service. The concept part is most important. This will help you to solve various problems related to time of supply of goods. So let's go further and first of all focus on introduction of time of supply of service. Now on your screen you can see the general meaning of time of supply. Time of supply is nothing but the date of supply on which a person becomes liable to pay the tax. टाइम ऑफ सप्लाई एक वो डेट है जिस दिन या ड्यू डेट है जो अंतिम दिन है जिस दिन एक पर्सन टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो जाता है। अगर उसने उस डेट को जो ड्यू डेट है, जो डेट ऑफ सप्लाई है, जो टाइम ऑफ सप्लाई है, उस डेट को उस पर्सन ने पेमेंट नहीं किया अपने टैक्स का, देन उस पर्सन के ऊपर टैक्स लायबिलिटी, पेनाल्टीज, फाइन्स वगैरह इम्पोज किए जा सकते हैं यानी अप्लाई किए जा सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई में आप 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स which we did in our previous lecture. Second is time of supply of service that we will study in our today's lecture. Third is change in the rate of tax that we will study in our upcoming lectures. The complete information of time of supply you can get on section 12 to section 14 of IGST Act 2017. Let's go further and focus on the content part. Now on your screen you can see the rules 47. Rule 47 gives complete information about the forward charges, that is normal supply of services. Students, this particular part is highly important and mostly this particular part comes in exam. Now on your screen you can see the forward charges, that is normal supply of services, which is given under Rule 47 of IGST Act and the whole concept of GST. Here आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। ध्यान दीजिएगा, आपको एक क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में। उस क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि ये नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल केस है, या फिर ये जो कंपनी है जिसका आप जीएसटी कैलकुलेट करने का काम कर रहे हैं वो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी है। क्वेश्चन में जो भी कंपनी दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लेंगे। जो इनवॉइस है वो सप्लाई ऑफ सर्विस यानी डेट ऑफ सर्विस के 30 डेज के अंदर इशू होनी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज पे अटेंशन। जो इनवॉइस है, जो डेट ऑफ इनवॉइस है, जो इनवॉइस इशू किया गया है वो डेट ऑफ सर्विस के, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के 30 दिन के अंदर इशू किया गया होना चाहिए। अगर वो कंपनी इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी है तो जो इनवॉइस है, जो डेट ऑफ इनवॉइस है उसे 45 डेज के अंदर इशू किया गया होना चाहिए डेट ऑफ सप्लाई से। एक एग्जाम्पल से मैं आपको नॉर्मल केस समझाती हूँ। मान लीजिए कि डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 1 जनवरी 2021 को है, 1 जनवरी 2021 को। तो डेट ऑफ इनवॉइस जो है, इनवॉइस इशू किया गया होना चाहिए वो 30 दिन के अंदर इशू किया गया होना चाहिए। तो जो इनवॉइस होगा उसे 31 जनवरी 2021 के अंदर ही इशू किया गया होना चाहिए, 30 दिन के अंदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। वहीं अगर नॉर्मल कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी है, तो डेट ऑफ सर्विस जिस दिन इशू किया गया है उस दिन से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 45 डेज, और जो इनवॉइस है वो 45 डेज के अंदर ही इशू होना चाहिए।
आई होप आई एम क्लियर विथ दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज अब मैं जो आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये सारी चीजें इसी वाइट बॉक्स से कनेक्टेड है, दैट इज रूल 47। चलिए आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, वहां लिखा गया है इनवॉइस इशूड इन टाइम लिमिट, और दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड लिखा गया है इनवॉइस इज नॉट इशूड इन टाइम। तो अब करना क्या है, अगर इनवॉइस डेट ऑफ सर्विस के 30 दिन के अंदर इशू किया गया होगा तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, दैट इज इनवॉइस इशूड इन टाइम लिमिट। अगर जो आपका इनवॉइस है वो 30 या 45 डेज के अंदर इशू नहीं किया गया होगा, तब आप अपने राइट हैंड्स की तरफ जाएंगे, दैट इज इनवॉइस इज नॉट इशूड इन टाइम लिमिट। जो भी होगा आपका तरीका या जो भी साइड आप जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप उस साइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मान लीजिए अगर इनवॉइस इशूड इन टाइम लिमिट, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में गई हूं, तो उसके नीचे दिया हुआ फॉर्मूला दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई का डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन बुक और इन बैंक विच एवर इज अर्लियर अप्लाई करूंगी। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड जा रही हूँ, क्योंकि जो इनवॉइस है वो 30 दिन के अंदर अगर नहीं इशू किया गया है, तो मैं राइट हैंड साइड जाऊंगी और मैं राइट हैंड साइड का ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगी मेरे वेरियस इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स। मैक्सिमम टाइम्स ये नॉर्मल सप्लाई ऑफ सर्विस के क्वेश्चंस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के क्वेश्चंस में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सप्लाई इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस सप्लाई। अंडर सप्लाई इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस सप्लाई there are three important events. Students, as I told you in a previous lecture, continuous supply means a supply which is continuous in nature, which keeps on going, which is keep on supplying. आपने एक बार ऑर्डर कर दिया है और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या दैट पर्टिकुलर thing will be continuously given to you. This is called continuous supply. Under this, there are three important events. First one is where due date of payment is ascertainable from the contract. Second is where due date of payment is not ascertainable from the contract. Third is payment is linked to the completion of an event. उसके सामने आपको invoice shall be issued के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। Each one has to be connected with the invoice shall be issued section, and accordingly everything need to be solved. Where due date of payment is ascertainable means when due date of payment is findable, खोजा जा सकता है, उसे पता लगाया जा सकता है या पता है, तो वो इवेंट ए बनता है। That is, due date of payment is ascertainable from the contract. In such a situation, invoice shall be issued. Right hand side देखिए, in such a situation, invoice shall be issued on or before the due date of payment. B देखते हैं, where due date of payment is not ascertainable from the contract. Due date of payment ढूंढा नहीं जा सकता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। In such a situation, date जो है invoice shall be issued का वो होगा on or before the receipt of payment. तो ये हमारा B इवेंट था। C इवेंट देखते हैं, वहां लिखा गया है पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। जब ये कहा जाता है कि जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तब पेमेंट दिया जाएगा। इन सच अ सिचुएशन द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ एन event. So student, this is a continuous supply concept. Here you will see the three important events which is highly important, and on the right hand side of your table you will see the invoice shall be issued. When the invoice shall be issued information. Now we will go a step further and we will see reverse charge mechanism. But before that,
On your screen, you can see the meaning of continuous supply. It just simply means that the supply is wired, it is cabled, it is pipeline, or XYZ. Now on your screen, you can see the reverse charge mechanism. This is very easy term. Here, time of supply of service will be date of payment entered in the bank or of account of the recipient or debited in the books of accounts, या फिर 61 days from the date of invoice. अगर आपको याद होगा तो मैंने जब गुड्स के बारे में आपको पढ़ाया था तब मैंने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए आपको 31 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस की इंफॉर्मेशन दी थी. आज यहाँ 31 की जगह 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस है. सो टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों में से विचएवर इज अर्लियर उसका इंफॉर्मेशन हम अपने फाइनल टेबल में पुट करेंगे. Let's go a step further and see the meaning of reverse charge mechanism. It is very easy. Reverse charge mechanism means a registered business owner receiving goods service from unregistered vendor. चलो आगे चलते हैं और बहुत ही क्विकली हम नॉर्मल मैकेनिज्म देखते हैं और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देखते हैं. Now on your screen you can see the normal mechanism. Government, supplier, receiver. सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है और वही टैक्स वो रिसीवर से कलेक्ट करता है. रिसीवर से सप्लायर के पास टैक्स गया और सप्लायर से गवर्नमेंट के पास वही टैक्स गया. रिसीवर ने सप्लायर को जब पेमेंट किया है तब उसने कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स यानी मेक्स पेमेंट यानी कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स प्लस जीएसटी ऐड करके सप्लायर को पेमेंट किया है. और सप्लायर ने जो कॉस्ट है यानी जो प्रॉफिट है वो अपने पास रखा है और जो टैक्स था जो कि गवर्नमेंट के पास भेजना है वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया है. आगे चलते हैं और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म देखते हैं. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर लेवी ऑफ जीएसटी. लेवी ऑफ जीएसटी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी. Here again you will see the government, supplier and the receiver. But here the supplier is not registered. जब supplier registered नहीं होता है तब जो हमारा receiver है वो जो टैक्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है. आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिसीवर ने सप्लायर को सिर्फ कॉस्ट दिया है प्लस नो जीएसटी और उसी रिसीवर ने जो टैक्स है उसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर. Just because supplier is not registered under GST. Now we will go further and we will see voucher exchangeable for goods. Voucher exchangeable for service. Goods we did in previous lecture. Today we will focus on voucher exchangeable for goods. Here there are two conditions. If supply is identifiable and second is in all other cases. When supply is identifiable, the date of issue of voucher will become the date of supply of services. And in all the other cases where the supply is not completely identifiable in such a situation, the date of supply of service या फिर time of supply of service will become the date of redemption of voucher. Thank you student for attending today's lecture. I see you in next lecture. Till that do practice of all the questions and all the information which is given in your channel.